अपने आप में ही खुश रहो और वो काम करते रहो जो कर रहे हो, खुद को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है, किसी भी बात का ज़्यादा अनवांटेड अवांछित प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी से जो भी काम कर रहे हो खुद को आगे बढ़ाने के लिए वो करते रहो और खुश रहो। खुश रहोगे तो उस काम में है जो सफलता मिलने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। और यूं ही सोच सोच के अनर्गल स्ट्रेस लेते रहे तो फिर भैया मामला गड़बड़ है। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम, और जीतता वही है जो विश्वास करता है। पहला प्रश्न, व्याख्या सहित हल देख रहे हैं हम प्रश्नों का। परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं राम सिंह, जोइंदू, हेमचंद्र या मेरुतु। अच्छे से व्याख्या करते हुए चल रहे हैं। अगर इस सीरीज़ के साथ आप अंत तक जुड़े रहे तो आपका इतिहास है जो किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अनर्गल सवाल यहाँ पर शामिल नहीं किए जा रहे हैं, टू द पॉइंट वही सवाल शामिल किए जा रहे हैं जो परीक्षा में या तो आए हैं या जो सवाल बहुत प्रसिद्ध है, जिनके आने की प्रबल संभावना है। यूँ डराने के लिए सवाल शामिल नहीं किए जा रहे। परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं, बताओ। उत्तर हो जाएगा भैया जोइंदू। क्या हो जाएगा? बी विकल्प यहाँ पर अपना ठीक हो जाएगा, जोइंदू। और कहीं जगह जोइंदू नहीं मिल रहे तो भैया योगेंद्र भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैं बात करूँ राम सिंह। राम सिंह नाम आया तो राम सिंह ने किसकी रचना की थी? पाहुड़ दोहा की। सुना है नाम? पाहुड़ दोहा। समय अगर पूछ लिया जाए थोड़ा सा ध्यान में रखना, 11वीं शताब्दी। किसकी? राम सिंह वाले इसकी। ठीक है, परमात्म प्रकाश हमने बात कर ली, जोइंदू की है। समय 6वीं शताब्दी। ठीक है, आगे मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पर नाम आया आपके हेमचंद्र। हेमचंद्र आया ना, ये तो हेमचंद्र की तो कई सारी रचनाएं, जैसे कि ये छंदोनुशासन माफ करें साथियों, छंदोनुशासन, छंदोनुशासन और कुमारपाल चरित, कुमारपाल चरित। एक आपके योग शास्त्र भी है, योग शास्त्र भी है। और ये एक जैन आचार्य जो मेरुतुंग हुए हैं, इनका मिलता है अपने को प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि किसका है? मेरुतुंग का है। और पूरा नाम क्या है? जैन आचार्य मेरुतुंग, जैन आचार्य रहेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। अनुराग बांसुरी, मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती। ज्ञानदीप, मृगावती, अनुराग बांसुरी, इंद्रावती। मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, या फिर इंद्रावती, मृगावती, ज्ञानदीप, अनुराग बांसुरी। इस प्रकार के सवालों को इत्मीनान से देखा कीजिए, धैर्य के साथ पढ़ा कीजिए, फिर है जो तह तक उत्तर तक पहुंचेंगे आप। तो सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सी विकल्प जो है। मृगावती की मैं बात करूँ तो 1501। अब हम देखते हैं सही अनुक्रम कैसे। मृगावती 1501 हो गया, ज्ञानदीप आपके हो गया 1619। ठीक है, इंद्रावती 1744 और अनुराग बांसुरी 1764 हो गया ना। 1501 में, 1619 में फिर बढ़े, फिर 1744 तक आए, फिर 1764 तक आए। ठीक है, मृगावती किसकी रचना है? यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, मृगावती किसकी है? कुतुबन की। किसकी है? कुतुबन की है। ज्ञानदीप किसकी है?
ज्ञानदीप है आपका शेख नबी की। किसकी है? शेख नबी की। बार बार सुनोगे तो याद होगा, यूँ याद नहीं होने वाला है। इंद्रावती की बात करूँ मैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इंद्रावती, नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद। रट्टा नहीं मारना है, बार बार पढ़ना है, याद हो जाएगी। अनुराग बांसुरी भी अपने नूर मोहम्मद की है, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की है। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो फिर वीडियो को लाइक किया करें। आप हमेशा लाइक नहीं करते हो यार, आप इतने सारे देखते हो। लाइक का कोई पैसा भी नहीं लगता है। सभी दोस्तों तक, सभी ग्रुप में शेयर भी करें। पहली बार जो देख रहा है सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र, सारंगधर, सोमप्रभ सूरी, विद्याधर। कुमारपाल प्रतिबोध, उत्तर हो जाएगा सोमप्रभ सूरी इसके रचनाकार हैं। और आप समय देखो तो 1184 ईस्वी देखने को मिलता है। और ये एक तरीके से गद्य पद्य मिश्रित संस्कृत प्राकृत काव्य है, जो ये है गद्य पद्य मिश्रित संस्कृत प्राकृत काव्य है। कौन सा? कुमारपाल प्रतिबोध। ठीक है, और एक कुमारपाल चरित नाम से एक रचना मिलती है। अब ये कुमारपाल प्रतिबोध तो आपको ध्यान रखना सोमप्रभ सूरी की, एक कुमारपाल चरित भी नाम रचना मिलती है। तो कुमारपाल चरित अभी हमने ऊपर बात की थी, किसकी है कुमारपाल चरित? ये आपके हेमचंद्र की है, अभी ऊपर लिखवाया था मैंने, हेमचंद्र की है। ठीक है, आगे देखो। अंगवधू किस कवि की रचना है? अंगवधू दादू दयाल की, रज्जब की, विद्यापति की या फिर कबीरदास की? तो आसान है, दादू दयाल की है जो है ये। तो रचना तो ये दादू दयाल की है, इसमें दादू दयाल की रचनाओं का संकलन है, लेकिन इसके संकलनकर्ता अगर पूछ ले तो वो हो जाएंगे रज्जब। संकलनकर्ता अगर पूछे आपसे तो वो कौन हो जाएंगे? रज्जब हो जाएंगे। ठीक है, और एक हरडेवाणी, ये भी इनकी रचनाओं का क्या है? संग्रह है हरडेवाणी, दादू की रचनाओं का संग्रह। तो अंगवधू और हरडेवाणी, इनमें इनकी रचनाएं देखने को मिलती है। अगला सवाल देखिए, सबरस के रचनाकार हैं, सबरस के रचनाकार हैं मुल्ला वजही, कुली कुतुब शाह, इंशाअल्लाह खां, सैयद हुसैन अली खां। बताओ। तो सबरस के रचनाकार कौन हो जाएंगे? मुल्ला वजही। कौन हो जाएंगे? मुल्ला वजही है जो हो जाएंगे। समय की बात करें इसकी आप तो 1635 लिख लीजिए, 1635 ईस्वी। और इसको उर्दू साहित्य की, ध्यान में रखना, उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना भी माना जाता है। उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना भी मानी जाती है सबरस। ठीक है, मुल्ला वजही रचनाकार हो जाएंगे। अगला सवाल है आपके लिए कि कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है? कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि, उद्योतन सूरी, दामोदर शर्मा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। बताओ क्या हो जाएगा? कमेंट किया करो आप। कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं आपके उद्योतन
सूरी साहब। ठीक है, विधा इसकी है जो गद्य है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। समय की बात करें तो 9वीं सदी है, ये भी ध्यान में रखना, और आदिकालीन है। वहीं जो आपके रोड़ा कवि हैं, इनकी हमें मिलती है राउलवेल मिलती है। इसकी जो विधा है वो चंपू काव्य एक प्रकार से ही है। ठीक है, समय की बात करें 10वीं शताब्दी मिलता है इसका। भाषा पूर्वी हिंदी अवधि है। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण का आपको पता ही है किसकी है, व्याकरण ग्रंथ है दामोदर शर्मा का। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ठीक है, दामोदर शर्मा की है। इसके बारे में व्याकरण ग्रंथ है। समय 12वीं शताब्दी। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की कौन सी है, वर्ण रत्नाकर है। ठीक है, शब्दकोश ग्रंथ है एक प्रकार का ये, और इसका समय 14वीं शताब्दी देखने को मिलता है, और यह है मैथिली में। चलिए साथियों, अगला सवाल। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, यानी कि 3 कवि हैं जो तो 8वीं सदी के हुए हैं और एक है जो नहीं हुए हैं, तो वो बताना है आपको। सरहपा, हेमचंद्र, शबरपा, स्वयंभू। क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा हेमचंद्र। ये 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, जबकि बाकी सरहपा, शबरपा, स्वयंभू ये 8वीं के हैं। सरहपा ने विशेष तौर से क्या एक विशेष रचना मिलती है इनकी, दोहा कोश। सरहपा का ज़्यादातर जो पूछा जाने वाला ग्रंथ कौन सा है, दोहा कोश, 8वीं सदी। हेमचंद्र की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, हमने अभी बात की थी, शब्दानुशासन, बहुत बार पूछी गई है शब्दानुशासन, और इसका ही समय मिलता है हमें कौन सा, 11वीं शताब्दी। शबरपा जो है, इसकी शबरपा की परीक्षा में पूछी गई है, चर्यापद है। चर्यापद किसके हैं, शबरपा के, 8वीं। स्वयंभू का विशेष ग्रंथ कौन सा मिलता है, पौंचर्यु, समय क्या हो जाएगा, 8वीं। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है एक चीज़ को। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, मैथिली का, वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, चर्यापद, ज्ञानेश्वरी। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ए। मैथिली का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा मिलता है, वर्ण रत्नाकर मिलता है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है ये। शब्दकोश का वर्णन किया गया है इसके अंदर, 14वीं शती की रचना मानी जाती है। कीर्तिलता, जो कीर्तिलता है, कीर्तिपता का ये विद्यापति की है। चर्यापद ऊपर बात ही कर ली हमने, शबरपा की है। और ज्ञानेश्वरी जो यहाँ पर आया अलग से, ये किसकी है, संत ज्ञानेश्वर की है। संत ज्ञानेश्वर की है, और ये जो है श्रीमद् भागवत गीता की टीका है, श्रीमद् भागवत गीता की टीका स्वरूप है जो ये लिखा गया है। ठीक है बात। अगला सवाल देखिए, सवाल है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है, दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश रासक या कीर्तिलता। दोहा कोश, संदेश रासक, श्रावकाचार, कीर्तिलता, संदेश रासक, दोहा कोश, कीर्तिलता, श्रावकाचार, या फिर सभी विकल्प ही गलत है। ये बताओ क्या उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर यहाँ पर साथियों, उत्तर हो जाएगा ए, सही अनुक्रम ये हो। कैसे होगा, दोहा कोश अपने
अभी हमने बात की थी सबसे पहले मिलता है 8वीं शताब्दी के तकरीबन देखने को मिलता है हमें दोहा कोश, ठीक है। तो ये 8वीं शताब्दी के अंदर देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में श्रावकाचार अपने 933 के करीब देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में संदेश राष्ट्र का नंबर आ जाता है। फिर कीर्तिलता 1323 के करीब आती है। तो इस प्रकार से क्रम है जो देखने को हमें मिलता है। और दोहा का उसका जो संपादन है, संपादन का काम वो प्रबोध चंद्र बागची ने जो किया था, ये हमने पिछले वीडियोज में सवाल है जो देखा था। प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने किस काव्य कृति में क़यामत का वर्णन किया है? मसलानामा, अखरावट, आखिरी कलाम या फिर कहरानामा? बताइए, कमेंट कीजिए उत्तर कि मलिक मोहम्मद जायसी ने किस काव्य कृति में क़यामत का वर्णन किया है। तो किस में किया है? आखिरी कलाम के अंदर किया। सी विकल्प यहाँ पर ठीक होगा, ठीक है। जायसी की बात करूँ तो क्या था ये? निर्गुण धारा में। किस धारा में था? धारा पूछे तो निर्गुण धारा में। निर्गुण धारा में भी किस शाखा में? प्रेम मार्गी शाखा में। किस में? प्रेम मार्गी शाखा में। प्रेम मार्गी शाखा नहीं आए तो फिर क्या करोगे भैया? क्या आएगा? सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा में था, ठीक है। और आखिरी कलाम की तो हमने बात कर ही ली कि इसके अंदर जो है क़यामत का वर्णन। पहली बात तो क्या? क़यामत का वर्णन है। दूसरी बात, इसमें बादशाह बाबर की प्रशंसा भी देखने को मिलती है। बाबर की प्रशंसा भी इसमें देखने को मिलती है। जो मसलानामा है, अपने मसलानामा के अंदर क्या है? ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। ईश्वर भक्ति के प्रति, ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन किसमें है? मसलानामा में। अखरावट की बात करें तो अखरावट भैया वर्णमाला के प्रथम अक्षर, वर्णमाला के प्रथम अक्षर को लेकर सिद्धांत तत्वों से भरी है जो चौपाइयाँ देखने को मिलती है। किसमें? अखरावट के अंदर, ठीक बात। और आखिरी कलाम हमने देख लिया। जो कहरानामा है, इसमें ये एक तो कहरवा शैली में है, पहली बात तो ये ध्यान में रखना। और इसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन देखने को मिलता है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आध्यात्मिक विवाह का वर्णन मिलता है। विवाह वर्णन मिलता है, ठीक बात। और इस शैली कौन सी? इसकी कहरवा, कहरवा शैली में देखने को मिलता है। तो ये तमाम चारों विकल्पों का विस्तार हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम प्रश्नों को करते चल रहे हैं। तो ज़रूर जुड़ें और ज़रूर साथियों को जोड़ें भी। आपका ये दायित्व बनता है। सवाल है कि सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? एक सुजान कुमार का नाम का जो नायक है वो किस सूफी प्रेमाख्यानक का है? मधुमालती से हैं, चित्रावली से हैं, इंद्रावती से हैं या फिर हंस जवाहिर से है? क्या करोगे उत्तर? चित्रावली करोगे। क्या करोगे? चित्रावली करोगे। तो चित्रावली जो है सूफी प्रेमाख्यानक काव्य, उसका नायक है कौन? अपने सुजान कुमार, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ, चलो मैं, सुजान कुमार ये नायक हो जाएगा, ठीक है। चित्रावली के समय की बात करें तो 1613 मिलता है। चित्रावली है किसकी? उस्मान की है, उस्मान बंधु की है, ठीक है। भाषा पूछ ली जाए तो क्या बतानी है? अवधि बतानी है। क्या बताओगे? अवधि बताओगे। दोहा चौपाई शैली में रचित है, दोहा चौपाई छंदों में है, ठीक है। जो ये सुजान कुमार था, इसका जो नायक था, ये कहाँ का था? नेपाल का था। ये नेपाल का राजकुमार सुजान, और रूपनगर की राजकुमारी थी चित्रावली। कहाँ की थी? रूपनगर की चित्रावली थी। तो उनका प्रेम वर्णन, प्रेम कथा का वर्णन देखने को मिलता है।
जैसे कि मधुमालती है, मधुमालती में जो मनोहर है नायक, तो मधुमालती में नायक का नाम क्या है? मनोहर है। मधुमालती मनोहर दोनों हो जाएंगे। और प्रेमा ताराचंद है, एक तो मधुमालती है, एक मनोहर है। मधुमालती नायिका है, मनोहर नायक है, और साथ में प्रेमा और ताराचंद ये भी नायक नायिका इसके अंदर है। इंद्रावती जो है, इसके अंदर इंद्रावती तो हो ही जाएगी, साथ साथ जो नायक है उसका नाम है राजकुमार। इंद्रावती तो नायिका हो जाएगी, राजकुमार नायिका के नाम पे ये ग्रंथ लिखा गया। और इसमें कौन है? हंस है और जवाहिर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। पढ़िए विकल्पों को अच्छे से और उत्तर दीजिए। क्या होगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम चंदायन, मृगावती, मधुमालती और चित्रावली ये होगा। अब आप बोलोगे गुरुजी ये कैसे होगा? तो देख लो, ऐसे होगा। चंदायन का हमें मिलता है 1379। मृगावती का मिलता है हमें 1501। ठीक है। जो मधुमालती है इसका मिलता है 1545 ईस्वी, और चित्रावली का मिलता है 1613। तो यहाँ 79, फिर 1500 में आ गए, फिर 1545 में आ गए, फिर 1613 में आ गए। तो इस प्रकार से ये सही अनुक्रम होगा। चंदायन कृति की मैं बात करूँ, चंदायन किसकी है? शॉर्ट में लिख रहा हूँ। चंदायन किसकी है? चंदायन है मुल्ला दाऊद की। किसकी है? मुल्ला दाऊद की। बार बार सुनोगे याद होगा। चंदायन के बाद मृगावती किसकी है? मृगावती है आपकी कुतुबन की। मृगावती किसकी है? कुतुबन की है। मधुमालती किसकी है? मधुमालती किसकी है? मंझन की है। मधुमालती किसकी है? मंझन की है। फिर चित्रावली किसकी है? अभी अभी बताया था, चित्रावली है उस्मान की। इस प्रकार से बार बार सुनोगे तो भैया याद होगा, क्या नहीं, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ी, खोपड़ी में छप जाएगा ये। ठीक है। अगला सवाल देखिए। इनमें से सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा नहीं है? यानी कि 3 तो है और 1 नहीं है, तो कौन सा नहीं है? उत्तर क्या होगा? नाभादास ये सूफी काव्य धारा का कवि है जो नहीं है। तो ये किसके है भैया? तो ये है भैया नाभादास अपने राम भक्ति काव्य धारा के। नाभादास किसके हैं? राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं भैया। किसके हैं? राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। और इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है भैया? प्रसिद्ध रचना मिलती है इनकी अष्टयाम, जो परीक्षा में कई बार पूछी गई है। किसकी है? नाभादास की है। और इनकी एक और कृति भी है नाभादास की, यह भी परीक्षा में पूछी जाती है। कौन सी? भक्तमाल। भक्तमाल भी बड़ी प्रसिद्ध है। जबकि बाकी अपने मुल्ला दाऊद हो गए, जायसी हो गए, कुतुबन हो गए, ये सारे के सारे कौन हैं? प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, यानी कि सूफी काव्य धारा या फिर प्रेमाश्रयी कह सकते हैं। अगला सवाल देखिए। सवाल है कि हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ, का जो बहुते हिंदी भाकेऊ। ये पंक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? नूर मोहम्मद इंद्रावती से है, उस्मान चित्रावली से है, नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी से, या फिर कासिम शाह हंस जवाहिर से है? क्या होगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी से। इसके अंदर ये देखने को मिलती है, अनुराग बांसुरी में नूर मोहम्मद रचनाकार है हमारे। ठीक है। और अगला सवाल देख लीजिए। और अपना नवसृजन क्लासेज नाम से एक और यूट्यूब चैनल जिस पर जीके की फ्री क्लासेज चलती है। किसकी? जीके की। तो इसको भी ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, बड़ा उपयोगी चैनल रहेगा ये भी आपके लिए।
बिल्कुल फ्री है क्लासेज यहाँ पर भी। सवाल है, आपने ये कई बार देखा होगा कि पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है। आप देखते होंगे किसी रचनाकार के जो पार्ट हैं उस रचना के, उस रचना खंड बोला जाता है, किसी को समय बोला जाता है, किसी को सर्ग बोला जाता है। तो पद्मावत के जो अनुच्छेद है ना, उनका क्या नाम, उनको क्या कहा जाता है? सर्ग कहा जाता है, कांड कहा जाता है, खंड कहा जाता है, या अंक कहा जाता है? तो क्या उत्तर हो जाएगा? पद्मावत के जो अनुच्छेद है उनको क्या कहा जाता है? खंड कहा जाता है। सी यहाँ पर अपना विकल्प हो जाएगा। क्या कहा जाता है? खंड कहा जाता है। और पद्मावत का पता ही है, जायसी की एक श्रेष्ठ कृति है और इसमें खंड कितने हैं? 57 खंड है। कितने खंड है? 57 खंड है। तो पहला जो खंड है उसमें चित्तौड़ का राजा रतन सेन और सिंघल राजकुमारी पद्मावती का जो विवाह है उस तक का काल्पनिक वर्णन, काल्पनिक घटनाओं के साथ वर्णन देखने को मिलता है। दूसरा जो भाग में उसमें ऐतिहासिक वर्णन है। पद्मावत एक तरीके से रोमांचक शैली में लिखा गया कथा काव्य है। अलग अलग पात्र, उनका अलग अलग प्रतीकों में बांटा गया। प्रतीक योजना में हमने ये सवाल पहले देखा था, आगे और देख लेंगे एक बार। तो इसको रूपक काव्य भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। इस रूप से प्रतीकों के रूप में विभाजित किया गया है, वर्णित किया गया, तो रूपक काव्य भी इसको कहा जाता है। ठीक है। सवाल है अगला, और अच्छा सवाल है, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है भैया? प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का तसव्वुफ, अहले हदीस, हनफी या फिर अहमदिया? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा तसव्वुफ। क्या हो जाएगा? ये प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। ठीक है। और साहित्य इतिहास के अंदर भक्ति काल की जो निर्गुण धारा है, सूफी प्रेमाख्यानक जो काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन ये हो जाएगा तसव्वुफ, जिनमें मुल्ला दाऊद की चंदायन, कुतुबन की मृगावती, जायसी पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, तीनों इसके जायसी के हैं। मंजन की मधुमालती है ही, उस्मान की चित्रावली है ही, शेख नबी की वो अपने ज्ञानदीप है। ये सारे के सारे क्या है? सूफी काव्य परंपरा के हैं जो प्रसिद्ध कवि हैं। आ गई बात समझ में? सर आ ही गई अब तो ये था अपना इम्पोर्टेंट वीडियो। अब आपसे इतनी तो गुजारिश है ही, इतना तो करोगे ही, लाइक कर दो, सभी ग्रुप में सभी साथियों को शेयर किया करो, स्टेटस भी लगाया करो। पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। अपने टेलीग्राम चैनल है 2, एक तो नव सृजन क्लासेज नाम से, उसको ज्वाइन कर लो। दूसरा अपने कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, उसको ज्वाइन कर लो, दोनों टेलीग्राम चैनल को, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे आपको। और नव सृजन क्लासेज नाम से अपने संस्थान का ऑफिशियल इंस्टा आईडी भी है। आप अगर चलाते हैं तो इंस्टा आईडी भी से भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर इफेक्ट वगैरह मैं डालता रहता हूँ, और आपकी कोई भी समस्या वगैरह है तो आप डायरेक्ट वहाँ पर मैसेज करके है जो अपनी जानकारी प्राप्त है जो कर सकते हैं। और अपनी ग्रेड सेकंड ग्रेड हिंदी की 1 लाइनर किताब भी मार्केट में उपलब्ध है, ले सकते हैं आप। बोल देना आदि पब्लिकेशन की हिंदी की 1 लाइनर किताब दीजिए। नहीं मिले तो उनको बोलना पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा कर दे दे। फिर भी नहीं मिले तो ऑनलाइन आप ऑर्डर कर देना 86 19 73 87 34, इन नंबरों पर ऑनलाइन ऑर्डर भी आप जो कर सकते हैं। कितने क्या रुपए की पड़ेगी वो सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। ठीक है। जय हिंद।